जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज संख्या 4 हो गया। 3 टेस्ट सीरीज डाल दिया गया है। प्रतिदिन 2 डाला जाता है, एक सुबह में और एक रात के 10 बजे। तो आप जरूर देखें। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है। एक एक करके जो निकला हुआ है 75 क्वेश्चन। इसमें करेंट अफेयर, स्टैटिक जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपसे बता दें साइंस का तीनों पोर्शन दिया हुआ है। तो आप इसे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बीएसएससी सीजीएल में मैक्सिमम चांस रहेंगे कि अगर आप करते हैं तो अच्छा प्रयास होगा। दूसरी बात आप देखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर एग्जाम डेट का क्या होगा। तो उनको मैं बता दूं, एग्जाम डेट का रिलेटेड आप लोग एक बात सुने समझें। 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम आगे बढ़ेगा या तय समय पर लिया जाएगा। अभी तक का जो संभावित लग रहा है वो तय समय पर लग रहा है, लेकिन अब मैक्सिमम चांस ये लग रहा है कि डेट बढ़ा देगा। अब बोलिएगा कि दोनों सर आप बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयोग और सरकार अलर्ट मोड में है, वह कोशिश कर रहा है कि ले लिया जाए। लेकिन 9 लाख विद्यार्थियों का बात है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट करना, सीट का व्यवस्था करना, बहुत सारा चीज समस्या आ रहा है। बहुत सारे इन मौका पर विद्यालय ने बोल दिया है कि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं हुआ। तो ये सब को लेकर समस्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये सब जानकारी निकल रही है। लेकिन हम लोग अलर्ट मोड में तैयारी करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे। कहीं यदि ले लिया जाए तो हम लोग सफल हो। चलिए आगे आगे आते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। ये सभी लोग आप प्रश्न को देखें, समझें और जानने का प्रयास करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जरूर बताने का प्रयास करें। तो बताइएगा, नया अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत जी को नियुक्त किया गया है, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। ये करंट का था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? तो आप सभी बताएं, वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया? तो ये नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअल स्कूल। सुरेश रैना ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है, ये किस टीम से खेलते थे? सुरेश रैना जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के खेलते थे, किंग्स के लिए खेलते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। तो सार्क देश में सदस्यों की संख्या 8 है। यदि नहीं जानते हैं तो आप जान जाए। सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। आप इसे कहते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू में होता है। सार्क की स्थापना की बात करेंगे तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान सदस्य है। चूंकि इसमें भारत सदस्य है, इसलिए यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछने की संभावना होती है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान का सदस्य पूछा जाए तो वह 10 होते हैं। चलिए G7 सदस्य की स्थापना कब हुई? तो 1975 में फ्रांस में किया गया। ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है, ये आप जानते हैं। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि रेखा के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। किस रेखा कौन देश में गुजरती है, कौन रेखा? मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन में, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान में, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड पर, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया याद रखेंगे। मैगी नॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस याद रखेंगे। 39वीं यानी कि 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा में स्थित है। और मेनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आप जानते हैं कि चीन में स्थित है। चलिए आगे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर में क्या कह रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि इटर्नल सिटी यानी होली सिटी किसे कहते हैं? तो वो रोम को बोला जाता है, याद रखेंगे। स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहा जाता है? तो मेहमान को कहा जाता है, याद रखेंगे। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो एरबलडीन को कहा जाता है, जो कि स्कॉटलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है 8 नंबर में। तो रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक अनुसंधान से संबंधित है। ये बात सही है, आप याद रखें।
इसे रिवाइज करने के लिए आप कोई काम भी कर रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ भी रहे हैं, कहीं मैथ्स बना रहे हैं, रीजनिंग इसको चला के छोड़ दें, रिवाइज करें कि आपको कितना याद है, क्या है, सुनने से बहुत अधिक याद होगा। व्यास सम्मान किस देश में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में? तो आप जानते हैं व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो मान बुकर की शुरुआत 1969 ईस्वी में किया गया था। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड की रचना किसने किया, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं मलाला यूसुफजई ने किया था। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कोई सुझाव देने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फोटो नोपो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? फोटो नोपो किस देश की राजधानी है, ये पूछा जा रहा है। तो बेनिन की राजधानी है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्टो नोवा होना चाहिए, चलिए ठीक है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 13 शतक लगाया? चूंकि पहली बार है तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो रोहित शर्मा को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना रोग यानी कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप जानते हैं ये केरल में मिला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो आप जानते हैं पुष्पा बहुत फेमस है, पुष्पा याद रखेंगे, पुष्पा को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार में किया गया है देश का सबसे बड़ा रबर डैम, फल्गु नदी के तट पर है। आप इसे जरूर याद रखेंगे, नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। द रूट्स ऑफ एशियन एशियंट इंडियन के लेखक, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडियन के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं, आप याद रखेंगे डब्ल्यू ए फियरवर्सीज को याद रखेंगे, डब्ल्यू ए को याद रखेंगे, याद हो जाएगा। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये महाभारत में कहा गया है ये। चलिए आगे आते हैं 19 नंबर में, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आप जानते हैं किस एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सन 1861 के तहत। अगला है 20 नंबर, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्फ ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? चलिए आगे बताइए सभी लोग। तो वासुकी किया गया था। 20 नंबर वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में वासुकी सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एक बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है किस घराने घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित है ठुमरी गायिका, याद रखिएगा। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, जिसको गोदना हम लोग कहते हैं बिहार में। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह कौन सी जनजाति है? ये राजस्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो वह जनजाति भील जनजाति है। इस जनजाति में सभी लोग मैक्सिमम लोग प्रयास करते हैं कि चित्र बनवाएं, गोदना गोदवाएं, क्योंकि इनके जनजाति में ये प्रसिद्धि प्राप्त है, ये फेमस है इसलिए। 23 नंबर में आते हैं, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? 24 नंबर पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे खंगचेंग जोंगा, खंगचेंग जोंगा याद रखिएगा, यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो विद्यार्थी को ये लग रहा है कि और ग्रुप में कैसे जुड़े, तो टेलीग्राम से आप जुड़कर एग्जाम टूर के ग्रुप में जुड़ सकते हैं और लाइव डिस्कशन आप भी कर सकते हैं। 25 में है, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातकों को सामना करना पड़ता है। चलिए आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि बिहार से क्वेश्चन रहेंगे, जयप्रकाश नारायण जी से भी प्रश्न रहेंगे। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु
उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय बजट वर्ष में किया गया? किस बजट वर्ष में प्रारंभ किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें ये किया गया 2002 और 3 में, यानी कि डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, इसमें 75 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य यानी यह कथन या यह सूक्ति किनका है, आपसे पूछा जा सकता है 27 नंबर में। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, आप ध्यान देंगे। उपयुक्त देखिए, उपयुक्त कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में भाषण में कहा गया था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे डब्ल्यू एस सीटन कार्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ये सुमेलित है यानी ये ठीक है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, ये भी सही है। वर्ष 1909 में मार्ले मिंटू सुधार, ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन जो दे रहा है ये गलत है, लेकिन आंसर पूछा जा रहा है कौन गलत है, तो यही ठीक होगा। नेक्स्ट है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? आप सब बताइए। तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, देखेंगे, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग विचार कीजिए 31 नंबर प्रश्न पर। तो आप जानते हैं कि कथन में भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है, ये बात गलत है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रथम प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिलहन उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, यानी कि ये जो आपका है 2 और 3 दोनों सही है, ये आप याद रखेंगे, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, मात्र 20 से 25 मिनट में आपका हो जाता है रिवाइज। यदि आप चाहते हैं कि 10 ही मिनट में रिवाइज कर लें, तो आप इसको बढ़ा कर देख सकते हैं, पावर 2 करके देख सकते हैं। 1 मिनट में 2 मिनट वाला वीडियो चलेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा देना होगा? उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप चाहते हैं न्यायाधीश बनना उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय में कितना दिन तक सेवा दीजिएगा? तो 10 वर्ष होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के मतों की मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? ये आपसे पूछा जाएगा। चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीती है, और प्रधानमंत्री का पूछिएगा तो ये भी 15वें हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति 14वें हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसके बारे में आप जानते हैं, हो जाएगा राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, और इसको करेंगे डिवाइड 1000 से, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहमति करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन करेंगे? ये किसमें वर्णन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है आपका 34 नंबर। तो ये 74 के ए या क में वर्णन है। चलिए आगे आते हैं। हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप जानते हैं ये कौन थे, इन्हें याद रखिएगा। हुइन फूसो, याद रखिएगा, हुइन फूसो, यानी कि ए नंबर याद रखिएगा। थोड़ा सा इनका नाम उल्टा है, फिर भी आप सही करेंगे। एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे विद्यार्थी जिनको यदि टेलीग्राम में जुड़ना है तो टेलीग्राम में जाकर एग्जाम टूर को सर्च कीजिएगा, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं एशिया का मरीज तुर्की को कहा जाता है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन देश की है, ये आपसे पूछा जा रहा है 37 में। तो ये कुवैत दिनार है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? सत्य नहीं पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? तो आप जानते हैं लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, ये बात सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरागत में ब्राह्मी लिपि को प्रथम प्रस्थान बिंदु माना गया है, सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बंगाली के लिए लिपियों का विकास प्राचीन देवनागरी से ही हुआ है, ये भी सही है।
कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ, ये गलत है, यानी कि आंसर यही होगा, हमको गलत खोजना था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये किस में कहा गया है? तो ये आप जानते हैं अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है ये बात। चलिए अभी हम लोग हैं केवल 30 प्रश्न और करना है, उसके बाद अगला सेट देखेंगे। 4 सेट हो गया है, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। पंचायती राज से 1 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर रहेंगे। तो आप जानते हैं पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है, ये भी सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। ये गलत पूछना है तो गलत आपका सी नंबर होगा, जैविक नहीं है। चलिए आगे आते हैं। योजना अवकाश का संबंध किस सन से था? योजना अवकाश के बारे में पूछा जा रहा है। 40 नंबर, सॉरी 40 नंबर का देखिएगा, अभिन्न अंग जो ये प्रस्तावित है ये बी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। बी नंबर गलत है, यानी कि ये 15 अगस्त को नहीं प्रस्तावित हुआ, इसे याद रखेंगे। 24 अप्रैल 1993 से ये प्रस्तावित हुआ, सॉरी बी नंबर आप देख लेंगे, बी नंबर गलत है। नेक्स्ट आते हैं, योजना अवकाश के बारे में पूछा जा रहा है। तो योजना अवकाश कब है? तो 1966 से 1969, यानी इसका भी आंसर बी होगा। अब भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है द्वि पंचवर्षीय योजना में ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्रांति के रूप में, रणनीति के रूप में आयात प्रतिष्ठान की अवधारणा पर बल दिया। 42 नंबर को आपको बताना है। तो एक और दो दोनों सही है, यानी कि दोनों पर जोड़ दिया गया था, इन योजना में सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसके अध्यक्ष वे व्यक्ति होंगे जो प्रधानमंत्री रहेंगे, वो पूर्णकालीन सदस्य नहीं होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये योजना आयोग के या आपके नीति आयोग के अध्यक्ष वही रहेंगे। अगला बार जो आएंगे वो होंगे। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? बहुत बार पूछा गया है, कई एक बार आपके एग्जाम में। 45 नंबर प्रश्न ये है, आप लोग करें तो किस जिला में स्थित है? तो नवसारी जिला में स्थित है। 46 में है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, तो भूरा रंग संबंधित है। और आगे आइएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? इसका क्या नाम है? तो आप जानते हैं बेगी व्हील ब्रिज आपका नाम है, याद रखिएगा। 48 नंबर में है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो केरल में सबसे कम है। सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर, सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आपका 49 तक हो चुका है। अब आगे आते हैं और इसमें 75 मिलेगा। 50 के बाद से आपको केवल और केवल साइंस का डिस्कशन मिलेगा। चलिए देखिए, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? भारत में वन नीति जो बना वह जाके 1988 में संशोधित हुआ। नेक्स्ट है, एक द्रव की बूंद एवं साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद से दाब अधिक का मान P व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या होगा? ये बताया जा रहा है कि दोनों बराबर होगा कि अलग होगा। तो आप जानते हैं P1 को दुगुना करेंगे तब बराबर होगा P2 के, आप याद रखेंगे, सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 52 में, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा क्यों करता है? इसके बारे में आप जानते हैं, कोई भी गेंद होता है तो ये आपका हो जाएगा बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाने के लिए ऐसा किया जाता है, बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है? 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका संपीड़ित वायु, बैटरी, स्प्रिंग, संधारिता, केवल आपका ए सही है, यानी कि संपीड़ित वायु, यानी सॉरी केवल 4 सही है, संसाधितता, यानी याद रखेंगे 53 का ए होगा, ऊर्जा के लिए संधारिता का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, संधारिता का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कोई सेव किसी वृक्ष से पृथ्वी पर व सेव के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेव पर आरोपित बल का परिणाम F1 तथा सेव द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है तो क्या होगा? 54 में पूछा जा रहा है। तो F1 व F2 बराबर होते हैं, याद रखिएगा ये सेव के कंडीशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। 55 नंबर, तो न्यूट्रॉन की संख्या में वह भिन्न होते हैं। मादा क्यूक्लेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मादा क्यूक्लेक्स फाइलेरिया के लिए वाहक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? धमनियां होती है निम्नलिखित में से विभाजित करती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए आप बताइए, सब लोग बता सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न, तो ये कोशिकाओं में होती है। चलिए आगे आते हैं और आपसे बता दें, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा जा रहा है 58 नंबर में। तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आप जानते हैं मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, हड्डियों खोपड़ी में तो 22 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है, किसमें सल्क होते हैं 60 नंबर में। तो आपसे बता दें सल्क फिजिस फिजिस और आपका सरीसृप, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट है, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि यह दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान आयतन कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। 61 नंबर प्रश्न, तो 50 मिली हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? ये आपसे बताना है। किसके उपयोग के लिए? तो आप जानते हैं हृदय रोग के उपयोग के लिए ये किया जाता है। मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? इसके बारे में आपको बताना है। 63 नंबर प्रश्न है। तो आप जानते हैं 7.35 से लेकर 7.45, 35 से लेकर 45। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा से विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा याद रखें कि डायनेमो का अर्थ होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। सोलर सेल का काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। सितार का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करना। ट्यूब लाइट का काम होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। लाउड स्पीकर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब विद्युत सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 65 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में रखेंगे? तो हम इसको समूह 8 में रखेंगे, यानी कि 18 समूह में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्ति की घोषणा किया गया था? वर्ष 2014 में यह घोषणा की गई थी, पोलियो से मुक्ति के लिए कर दिया गया था। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे सॉरी 66 नंबर 2014 में किससे मुक्ति किया गया था? पोलियो, ठीक है। 66 नंबर पोलियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 67 नंबर में देखिए, समुद्री जल वर्षा के अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि इसका कारण क्या है? आप बताइए। तो इसका कारण ये है, नदियों की भूमि लवणता आती है तथा समुद्र में मिल जाती है ये। चलिए आगे देखते हैं। सभी विद्यार्थी को बता दें, यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु के लिए हार्मोन है, ये आपको बताना है। तो इंसुलिन, चलिए पशु हार्मोन है, इंसुलिन पशु हार्मोन है। नेक्स्ट है, डीएनए के बारे में पूछा जा रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक संभव हुई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 69 नंबर, तो डीएनए अंगुलिक मुद्रण संभव हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें राइबोसोम का कार्य क्या नहीं है? तो राइबोसोम का काम यह एंजाइम के निर्माण में सहायक करता है, ये नहीं है। और नेक्स्ट सॉरी ये है काम
यह हार्मोन में निर्माण में सहायक करता है, ये नहीं है, और यह स्टार्च के निर्माण में सहायक करता है, ये नहीं है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। 3 और 4 दोनों गलत है। सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमेलित क्या कहना है, कुनैन से क्या होता है, तो मलेरिया की दवा का निर्माण होता है। क्रोसिन से क्या होता है, तो आप क्रोसिन के बारे में क्या जानते हैं, तो क्रोसिन से ज्वार होगा, यानी बुखार उखार के। नेक्स्ट है एविल से क्या होगा, एविल से तो एलर्जी दूर होगा, एविल। और आपका कंपोज से क्या होगा, तो नींद वाला, यानी कि बी नंबर आंसर सही है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित ताप कौन है, इसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, तो -273.15 केल्विन आप याद है, सॉरी डिग्री सेल्सियस आप याद रखेंगे। द्विआधारी संख्या 1 1 निरूपित करती है, क्या निरूपित करती है, तो 1 1 आपका 7 निरूपित करती है, इस बात को जानते हैं। द्विआधारी दिया गया है 1 1 1, तो एक पर लिखते हैं 0, अगला पर लिखते हैं 2, अगला पर लिखते हैं 4, इसी तरीका से लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आप आ सकते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में दिया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बात समझा दे, द्विआधारी पर हमेशा आपको याद रहेगा, जहां 1 1 रहेगा वहां क्या करेंगे, तो 1 से शुरू करते हैं, चूंकि प्रयोग हुआ है, यहाँ 2 लिखेंगे, इसको दुगुना करेंगे तो 4 3 7 आएगा। अगर यहाँ 1 रहता, ये रहता, तो इसका क्या होता आपसे बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 0 1, तो इसको क्या करते, यहाँ पे अगर 0 रहता फिर 1 रहता, तो यहाँ यूज हुआ है तो 1 लिखेंगे, जहाँ नहीं यूज हुआ है उसके लिए 2 होता लेकिन नहीं हुआ, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 8 होता लेकिन कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या होगा आपसे बता दें, 8 दूनी के 16, तो 16 4 20 1 21 इसका मान हो जाएगा, यही सब होता है। अगला है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है 74 नंबर प्रश्न में। तो 74 नंबर में हो जाएगा केवलर का प्रयोग करते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो ध्वनि विद्युत तरंगीय चुंबकीय नहीं है, बाकी सब है। यदि आपको अच्छा लगे सेशन तो जरूर लाइक करें और लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय